सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 3 मार्च को ख़त लिखा, जो कि बरतानवी हुकूमत को लिखा गया और बरतानवी हुकूमत से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब चूँकि सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो अपना इलाज नहीं करवा पाए या इलाज नहीं करवा रहे, लिहाजा उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए ताकि जो उनको सेंटेंस है वो उसको मुकम्मल कर सके। नवाज शरीफ साहब को 2 मुकदमात में ज़मानत मिली थी या 2 अदालतों से ज़मानत मिली थी, उसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखते हैं। एक चौधरी शुगर मिल्स केस जिसमें नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली, ये ज़मानत उनको दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2019 को। नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी ताकि वो अपना इलाज 4 हफ्तों में करवा सकें। नवाज शरीफ साहब को दी गई 4 हफ्तों की सहूलत 13 दिसंबर को ख़त्म हो चुकी थी। नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की सहूलत सिर्फ एक दफा के लिए दी गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जब डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कर देंगे कि नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है और वो सफर के काबिल हैं तो उन्हें वापस पाकिस्तान आना होगा। नवाज शरीफ अदालत से इजाजत मिलने के बाद 19 नवंबर बरोज मंगल शहबाज शरीफ और अपने जाती डॉक्टर के हमरा बरतानिया रवाना हुए थे। नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क गए आज 110 रोज हो चुके हैं। 28 रोज की जमानत थी लेकिन आज 110 रोज हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने अदालती हुक्म पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की मौजूदगी में बयान हल्फी पर दस्तखत किए थे और तहरीरी यकीन दहानी कराई थी कि वो 4 हफ्तों या फिर अपने डॉक्टर के मुकम्मल सेहतमंद करार देने पर मुल्क वापस लौटेंगे और अपने भाई शहबाज शरीफ की यकीन दहानी पर अमल करने के पाबंद होंगे। शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान हल्फी में यकीन दहानी कराई थी कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों में वापस आएंगे या जब उनके डॉक्टर उन्हें सेहतमंद करार दे देंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई थी कि वो नवाज शरीफ की सिफारत खाने से तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाते रहेंगे और अगर वफाकी हुकूमत को मुसद्दका इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा उनके मुआलिज से मिलकर उनकी सेहत की तस्दीक कर सकेगा। दूसरा केस था नवाज शरीफ साहब का जिसमें उन्हें जमानत मिली थी, वो अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों की जमानत दी थी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर 8 हफ्तों तक इलाज मुकम्मल ना हो तो मजीद अगर आपको मोहलत चाहिए तो सूबाई हुकूमत से राब्ता करें। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली 8 हफ्तों की जमानत की मुद्दत है वो 23 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी भी बाहर हैं और आज पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा है कि नवाज शरीफ साहब की जमानत जो है उसको अब मुस्तरद किया जाए, क्योंकि अदालत ने मजीद जमानत के लिए नवाज शरीफ साहब को पंजाब हुकूमत से रब्ता करने के कहा था और पंजाब हुकूमत यह फैसला कर चुकी है कि नवाज शरीफ साहब को अब मजीद जमानत नहीं देनी क्योंकि वो अपना इलाज नहीं करवा रहे। लिहाजा एक तरफ मामला लाहौर हाई कोर्ट से, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक तरफ मामला है अब बरतानवी हुकूमत के पास कि बरतानवी हुकूमत इस खत पर क्या फैसला करती है। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं आपसे तारुफ करवा देते हैं। सेनेटर अनवर बेग साहब, पाकिस्तान के नामवर मारूफ सीनियर सियासतदान, सर आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इफ्तिखार शराई साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपको बहुत शुक्रिया शराई साहब। और इमरान खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको लंदन से एक स्टोरी दिखाना चाहूँगा। यानी पाकिस्तान का जो आम आदमी है अगर वो पाकिस्तान में ला इलाज करार पाए और पाकिस्तान के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज ना कर रहे हों तो उसको फिर बैरून मुल्क जाना पड़ता है। वो किन हालात में कैसे अपनी जागीरें, असासे, घर सब कुछ बेचकर अपना इलाज करवाने बाहर जाता है और फिर वो बाहर जाके अपना इलाज करवाता है। ये सफ़ान, मोहम्मद सफ़ान, इसकी उम्र 7 साल है, कोयटा से इसका ताल्लुक है। मोहम्मद सफ़ान भी आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला जैसे नवाज शरीफ साहब आर्ज़ा कल्ब में, और मोहम्मद सफ़ान के वालिद जो कि एक मामूली कारोबारी हैसियत उनकी कोयटा के अंदर कुछ ज़मीनें, उन्होंने ये सब कुछ बेच दिया क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अगर आप अपने बेटे का इलाज नहीं करवाएंगे जो पाकिस्तान में नहीं है
तो आपके बेटे की ज़िंदगी शायद 1 साल या 2 साल से आगे ना बढ़ सके। मोहम्मद सफ़ान का वालिद अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान से बाहर निकल गया। मोहम्मद सफ़ान की कहानी क्या है? फराज अहमद साहब फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। फराज साहब आपको बहुत शुक्रिया। सफ़ान उनके साथ है जो इस वक्त माशाल्लाह सेहतयाब हो चुका है। फराज बताइएगा कि कैसे पहुंचे यहाँ पे सफ़ान के वालिद उसको लेके, और इलाज यहाँ पे कैसे हुआ, कितने अरसे में इलाज मुकम्मल हुआ? जी बिल्कुल अमीर साहब, आपकी बात 16 आने सही है। जो आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताया है कि वाकई एक जो है ऑर्डिनरी पाकिस्तानी जब कोई इलाज कराने अगर आए और वो उसका इलाज पाकिस्तान में क्या दुनिया के और जगहों पे नहीं हो रहा और उसको मजबूरी में अपनी औलाद के लिए इलाज कराने के लिए आना चाहे, तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स और बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है। मैं एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ यूके इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने काफ़ी जगहें चीज़ें देखी हैं कि यहाँ पे काफ़ी सियासतदान और काफ़ी पाकिस्तान के अमीर लोग, जो लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल से फ़ोटो शूट और घूमने घुमाने के हद तक रहते हैं, इलाज नहीं होता। जहाँ तक इस बच्चे सफ़ान का बात है, इनकी बेसिकली स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि इनके वालिद जो है वो कोयटा से ताल्लुक़ है उनका, वो अपने बच्चे को जो है लेके जाते हैं आगा खान हॉस्पिटल। आगा खान हॉस्पिटल में भी अपना इलाज कराने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे भी उनको वो एक चीज़ जो उम्मीद की एक किरण नहीं दिखती है। उसके बाद इनको किसी ने बताया कि मलेशिया के अंदर इनका ऑपरेशन हो सकता है, मलेशिया के अंदर जाने के लिए। अब वो मलेशिया के अंदर लेके गए और मलेशिया के अंदर भी उन लोगों ने जो है नाउमीदी की रखा। बट उसके बाद मलेशिया के अंदर उनको किसी ने कहा कि इसके सिर्फ 2 जगह है जहां ऑपरेशन हो सकता है इसका, एक हार्ले स्ट्रीट लंदन के अंदर और एक अमेरिका के अंदर। तो इन्होंने फिर उसके बाद वहां से इन्होंने हार्ले स्ट्रीट के लिए एप्लीकेशन दी। हार्ले स्ट्रीट वालों ने असेसमेंट करने के बाद इनको अंदाज़न 40,000 पाउंड का इन्होंने एस्टिमेट दिया था। तो इन्होंने अपनी जो इनकी सेविंग्स थी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाई थी, तो इन्होंने अपना जो ज़मीन बेच के और पैसे उधार लेके और यहाँ पे जब आए हार्ले स्ट्रीट के अंदर, जो पहली असेसमेंट करवाई इन्होंने, तो पहले असेसमेंट के बाद हार्ले स्ट्रीट वालों ने कहा कि भाई बच्चे का तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, इसके चारों वॉल्स बंद है और इसका अंदर है, जो आपने हमको रिपोर्ट भेजी तो हम तो उसके हिसाब से कर रहे थे। तो उन्होंने 40,000 की जगह पे इनको तकरीबन 85 to 90,000 पाउंड इनको बोले, और उसके बाद तो इनका मतलब पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इनके जो थे इनके पास वो लेके आए। बट अल्लाह का करना ये होता है कि जब अल्लाह ताला जब किसी नेक काम के लिए खड़ा करता है तो वो अपने वसाइल भी वैसे ही बनाता है। तो मैंने इनके वालिद को बोला कि मैंने कहा आप फिक्र ना करें, और इंशाल्लाह जो हो सकता है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंसान, क्योंकि मेरा भी बेटा इतने ही साल का है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हम लोगों ने वहाँ खड़े होने के बाद मैंने अपनी जो मीडिया के जितने दोस्त यार हैं, जितने मीडिया के लोग हैं, जिसमें बोल टीवी बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने भी हिस्सा लिया, बोल टीवी ने अपना किरदार अदा किया, इसकी न्यूज़ चलाई, और उसको हम लोगों ने इतना हाइप क्रिएट करा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन 40,000 समथिंग इसको हम लोगों ने रेज करा, और रेज करने के बाद जो है इसका ऑपरेशन। राइट फराज, एक सवाल और, ऑपरेशन हो गया माशाल्लाह, बच्चा इस वक्त रूबा सेहत है। 29 नवंबर को सफ़ान वहां पहुंचता है। 27 जनवरी को यानी 58 रोज के अंदर इसकी प्री एग्जामिनेशन मुकम्मल होती है। 27 जनवरी को बच्चे का ऑपरेशन होता है और 19 फरवरी को 22 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो जाता है और आज आपके साथ माशाल्लाह खड़ा हुआ है, जिसके दिल में 4 आपने बताया कि सुराख है शायद। तो फराज, ये सारा मामला तकरीबन 80 दिन के अंदर बच्चे का ऑपरेशन हो गया, बच्चा ठीक हो गया, बच्चा सड़क पे आ गया, चलने फिरने के काबिल हो गया। 80 दिन के अंदर ये सारा काम हो गया। नवाज शरीफ साहब को 110 दिन हो गए गए हुए यार, उनकी अभी तक सर्जरी शुरू नहीं हो पा रही है, वो ठीक कब होंगे? ये जो आप बात कर रहे हैं कि कितने अरसे के अंदर इसको और आया और ऑपरेशन हो गया, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये इसका ऑपरेशन और जल्दी हो चुका होता अगर ये जिस तरीके से ये यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आने के बाद इनके वालिद ने आते के साथ ही सेकंड वीक में ही हार्ले स्ट्रीट लेके चले गए थे, और हार्ले स्ट्रीट के अंदर जाने के बाद इन्होंने तो ऑपरेशन के लिए स्टार्ट करना था। तो ऑपरेशन स्टार्ट करने के जाने से पहले इनको इतना बड़ा इनके ऊपर एक बम गिर गया कि इनको 40 नहीं इनको 80,000 और समथिंग करवा दे। तो इसका ऑपरेशन तो इससे बहुत पहले हो चुका होता। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग जो
पाकिस्तानी या कोई जो ऑपरेशन कराना चाहता है उसके लिए टाइम लिमिट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो उस टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर अपना कारोबार काम करना चाहता था। पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऑपरेशन हो चुका है अल्लाह के करम से। बट इनका अभी भी एक प्रॉब्लम और हुई है कि इनका ऑपरेशन जो है वो तकरीबन 11 घंटे से भी बढ़कर हो गया था, जिसकी वजह से इनको हार्ली स्ट्रीट वालों ने बोला था 5 दिन तक का, इनका बढ़ के 12 दिन से ऊपर 15 दिन इनको हॉस्पिटल में रखा गया। इस पूरे वाक़े से ये पता लगता है कि जिसका ऑपरेशन कराने का मकसद होता है या जो अपने आप को सही करना चाहता है वो दुनिया की हर ताकत से लड़कर अपना काम करवाता है, खाली घूमता फिरता नहीं रहता है या चीजें नहीं होती रहती। तो अमीर ये थी एक आम पाकिस्तानी जो अगर आते हैं तो उनकी ये स्टोरी है कि वो जब इलाज कराने। शुक्रिया। फराज अहमद लंदन से हमें बता रहे थे सेनेटर अनवर बेग साहब, एक आम आदमी को इलाज करवाने के लिए इस तरह कर्ब से गुजरना पड़ता है, अपना सब कुछ बेच कर जाता है, वहाँ पैसे कम बढ़ जाते हैं, फिर लोग उसको डोनेशन इकट्ठी करके देते हैं। मियाँ साहब एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, 110 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। देखिए जी, ये तो एक किस्म का मजाक ही हुआ है इस मुल्क के साथ। राइट फ्रॉम जेल इनटू अ वीआईपी एयरक्राफ्ट एंड इनटू लंदन, और उसी अपार्टमेंट्स में जाके रहना जिस अपार्टमेंट के ऊपर वो कन्विक्ट हुए हुए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ड्रामा शुरू हुआ लाहौर कोट लखपत जेल से, ये प्लेटलेट्स का, ये बड़े तरीके से इन्होंने मैनेज किया है, और इस तरीके से मैनेज किया है कि भाई, और ये एक तासुब दिया कि गॉड फॉरबिड मियाँ साहब लाइफ इज़ इन डेंजर एंड ही हैज़ टू लीव द कंट्री। सो मच सो उन्होंने गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बनाया। अब ये कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन हो और लोगों को बताएं कि भाई इसमें सच्चाई क्या है। बहरहाल ही मैनेज टू गो टू लंदन, वो भी एयर एम्बुलेंस में, पहले कहते एयर एम्बुलेंस आएगी, वो भी नहीं आई, वो भी एक स्पेशल एयरक्राफ्ट वीआईपी एयरक्राफ्ट आया, उसमें वो चले गए। अब वहाँ जाके आपके सामने, और सबसे बड़ी बात तो मैं हैरान हूँ कसम से, मैं ये देख के कि ये जो अंडरटेकिंग दे के गए हैं ये लोग, शहबाज शरीफ साहब, हाँ, दो इंक्लूडिंग मियाँ साहब, मैं ज़रा एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। आई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सन ऑफ लेट Mia Mohammad Sharif, having NIC number Flana, do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks of law. यहाँ तक तो ठीक है, 4 weeks of law and justice within 4 weeks, और ये सुनने वाली बात है, और as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors. वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो डॉक्टर्स कब कहेंगे कि you are fit to travel? कब कहेंगे? मुझे समझ में नहीं आता गवर्नमेंट ने ये अंडरटेकिंग कैसे ओके किया है, हमारी अटॉर्नी जनरल ने किया या कोर्ट ने किया, ये मैनेज्ड है भाई, दिस इज ऑल मैनेज्ड। आई मीन हाउ कैन यू अलाउ अ मैन गिविंग के भाई डॉक्टर के कहने पे, अब डॉक्टर तो वहाँ कभी नहीं कहेगा, डॉक्टर तो आप उसको 10,000 की फीस दें, 5,000 पाउंड की फीस दें, ही इज़ हैप्पी। सो ये सब अरेंजमेंट के तहत गए हुए, और ये भी नहीं कि हॉस्पिटल से अरेंजमेंट किया है, ये बैकग्राउंड में कुछ ड्रामा और है। आई मीन दिस इज ऑल अ कुक्ड अप स्टोरी बाय सर्टेन यानी पीपल हु हैव अथॉरिटी। ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी यहाँ पे इंटेलिजेंस लोगों को पता ही नहीं है कि जी ये प्लेटलेट्स के रिजल्ट सारे मैनेज्ड हो रहे हैं? नहीं, इट्स ऑल मैनेज्ड। राइट। इफ्तिखार शाही साहब, ये स्टोरी शुरू में दिखाने का मकसद ये था कि हम ये बिल्कुल कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे कि मियाँ साहब बीमार नहीं है, लेकिन जो बहुत शदीद बीमार होते हैं इफ्तिखार शाही साहब, वो फिर आज की जदीद जो मेडिकल साइंस के ज़माने में उनकी सर्जरी होती है, फिर सर्जरी पोस्ट केयर गुजर जाती है, फिर वो ठीक ठाक होके 80 दिन में सड़कों पर आ जाते हैं। मियाँ साहब 110 दिन में सर्जरी शुरू ही नहीं करवा सकते। बस अमीर, इसमें एक और कंपैरिजन आपने ड्रॉ नहीं किया कि इस मुल्क का अगर आम आदमी बीमार हो तो उसको अपने असासे बेच के अपनी जान बचानी पड़ती है, और फिर डोनेशन लेनी पड़ती है लोगों से। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो
तो ये नवाज शरीफ पहली दफ़ा नहीं गए, इससे पहले जब ही बस प्राइम मिनिस्टर तो सरकारी उस वक्त भी कुछ 6 माह उन्होंने वहाँ पे गुजारे थे और मेरे और आपके टैक्सों के पैसों से उन्होंने वहाँ पे इलाज करवाया था। तो ये भी आपको मेरे ख्याल में आज करना चाहिए कि आम आदमी के लिए सहूलत नहीं है, ये सिर्फ इस मुल्क की अशराफिया की है कि अगर वो बीमार होंगे तो इस गरीब मुल्क के गरीब लोगों के टैक्सों से इलाज कराएंगे और आम आदमी अपने पैसों से इलाज कराएगा। दूसरा ये कि उस वक्त जब उनके प्लेटलेट्स गिरे थे तो मेरा ख्याल में उनके साहबजादे जो लंदन में बैठे हैं और बरतानवी शहरी हैं, उनकी तरफ से जो पहला कंसर्न आया था, आपको भी याद होगा, उनका ख्याल था कि शायद उनके वालिद साहब को जहर दिया गया। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रिपोर्ट्स किधर है? तो मैं समझता हूँ कि अगर आज उनकी बीमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बरतानिया में बैठे भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि समझ नहीं आ रही, टेस्टों पे टेस्ट हो रहे हैं बट अभी तक समझ कुछ नहीं आ रही, तो कम से कम वो टेस्ट हो सकता था कि उनके ब्लड में कहीं जहर के कोई असरात मिले हैं कि नहीं मिले। तो मेरे ख्याल में उनका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतना बड़ा एलिगेशन एक आप रियासत पे लगा रहे हैं, एक गवर्नमेंट फंक्शनर्स पे लगा रहे हैं, तो उसको तो कम से कम क्लियर करें। सेकेंडली जो बेग साहब ने भी बात की है कि सारा मामला एक तरह से अरेंज्ड वे में चीज़ों को मैनेज किया गया है और अब हालत ये है कि एक तरफ वो अपनी बीमारी का बहाना बना के या ये फरमाइशें करके कि जब तक मेरी साहबजादी मेरे साथ नहीं होगी मैं सर्जरी नहीं करवाऊँगा, और जब तक ये है कि डॉक्टर जब तक मुझे फिट डिक्लेयर नहीं करेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा, वो ये ड्रामा करके अपने फेस सेविंग कर रहे हैं और अपनी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा बचा रहे हैं। इस तरफ तहरीक इंसाफ की बात भी हमें करनी चाहिए अमीर जी, कि इस तरफ भी आपको पता था शायद, आज आप सवाल उठा रहे हैं ना, आज फवाद चौधरी से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि हमें तो लग रहा था कि शायद खुदा ना खास्ता अगले दिन वो चले जाएंगे दुनिया से, हम इन सारी हमदर्दी की बुनियादों पे हमने बाहर भिजवा दिया। अब हमें देखना पड़ेगा किस लेबॉर्टरीज ने किस तरह की रिपोर्ट्स दी हैं, वो तो बड़े ठीक ठाक हैं। तो मेरा ख्याल में अगर आपने वाकई जो अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब उसको बचाना है तो इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें कि वो कौन सी लेबॉर्टरीज थी, उनको कैसे मैनेज किया गया, आपकी पंजाब गवर्नमेंट को कैसे मैनेज किया गया, वहाँ की वजीर सेहत को कैसे मैनेज किया गया और एक मुजरिम यहाँ से बड़े आराम से कैसे चला गया। फिर आपने इस बात पे सवाल क्यों नहीं उठाया कि जमानत देने वाला शख्स साथ जा रहा है, में कहाँ होता है? ये कैसे हो सकता है अमीर? कहाँ होता है कि जिस शख्स ने जमानत दी है वो साथ ट्रेवल कर रहे हैं और फिर वो ये कह रहा है कि मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मियां साहब यानी बड़े भाई वापस नहीं आएंगे। तो खुद भी नहीं आए। तो भाई आप खतूत लिख के आप बरतानिया को या आप अदालतों में फिर दरखास्त दे दें कि उनकी जमानत कैंसिल की जाए, उनको वापस लाया जाए। एक और एक्सरसाइज शुरू। इस तरह आप अपनी फेस सेविंग नहीं कर सकते खान साहब, कुछ और करना पड़ेगा आपको। जी इमरान खान साहब, ये इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो अब उनको पशेमानी हो रही है या उनको एहसास हो रहा है कि ये क्या हो गया है? अब पंजाब हुकूमत कहती है कि जी खत लिखें, फिर वफाकी हुकूमत खत को आगे भेजती है। तो उस वक्त जो माहौल था अगर हम उसको भी जहन में रखें खान साहब, तो सूरत हाल तो ऐसी बना दी गई थी जैसे बेग साहब ने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर एक लम्हे की भी देर हो गई तो मियां साहब के साथ कुछ भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि भुट्टो साहब को जब फांसी लगी थी, आज तक पीपल्स पार्टी 50 साल से उसी एक फांसी के ऊपर जो है वो सियासत कर रही है और वो आज तक उसके पॉलिटिकल गेन्स ले रही है। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता नवाज शरीफ साहब को, तो मुस्लिम लीग नून तो अगले 50 साल तक इमरान खान को कातिल कहती रहती। बहुत फ़र्क है भुट्टो साहब में और नवाज शरीफ साहब में। भुट्टो साहब जिस मुकदमे में अंदर थे, सारी दुनिया और इवन वो जज साहबान भी सब लोग पशेमान थे और जुडिशरी भी उस फैसले को मिसाल के तौर पे नहीं लेती। मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस, फैसला और उनकी शख्सियत भुट्टो साहब से बहुत मुख्तलिफ है। भुट्टो साहब को एक डिक्टेटर ने काबू किया हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में अपनी हुकूमत में बनने वाले केस के नतीजे में निकाले गए और अपनी हुकूमत के दौरान बनने वाले केस के नतीजे में अपने बनाए हुए चेयरमैन नैब के इन्वेस्टिगेशन में और अपने ही अपॉइंट किए हुए इदारों की जो है वो तफैल उनको घर जाना पड़ा और जेल जाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क था, ये फ़र्क लोग समझते हैं। लेकिन यह है कि फिर भी पॉलिटिकली इस्तेमाल तो किया जा सकता है और वो इस्तेमाल करने के मास्टर हैं। देखें, हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हमें लगता है कि इमरान खान एक पॉलिटिकली वूफ आदमी है, उसको समझ नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। एक वक्त ऐसा पाकिस्तान में आया था आज से चंद माह पहले जब इस्टेब्लिशमेंट को, मुख्तदर हलकों को नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़ गई थी एक ख़ास किस्म के मामले को सुलझाने के लिए। तो तब मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना वो बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि वो ज़रूरत पूरी तभी होती थी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को कुछ मिलता था, क्योंकि ये लेन देन के बगैर कौमी मफाद में भी कोई सौदा नहीं करते। कौमी मफाद में भी कोई काम तब तक नहीं करते जब तक कि उसमें कोई
लेन देन शामिल ना हो जाए, ये कुछ रिकॉर्ड ऐसा मौजूद है। अब वो जो फ़ायदा हासिल करना था वो फ़ायदा मुक़्तदर हलकों ने हासिल कर दिया और उसके बदले में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना फ़ायदा हासिल कर लिया। फिर जिस नंबर से रब्ता होता था वो नंबर डिस्कनेक्ट हो गया और फिर वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा मियाँ नवाज शरीफ साहब को। अब इमरान खान साहब को ये पता चल गया, उसको इमरान खान साहब को उस वक्त आइडिया हो गया था कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ की ज़रूरत है, तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ी देर मुंह बंद रखूं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर उनका काम नहीं निकल रहा। तो मैं बिला वजह एक लड़ाई लेने के मूड में वो नहीं थे और वो अपनी हुकूमत को किसी चैलेंज में नहीं डालने चाहते थे, इसलिए वो खामोश रहे और उन्होंने वो होने दिया जो उस वक्त हो रहा था। वो जो चीजें मैनेज की जा रही थी वो उन्होंने मैनेज होने दी। लेकिन जब वो सारा काम सॉरी फॉर निकल इंटरप्शन, गया आप और नवाज शरीफ साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो कुछ कहते रहे वो तो नजरअंदाज हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो कहते रहे कि मैंने अगर किसी को छोड़ दिया तो मैं इस मुल्क से गद्दारी करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, लोगों की उम्मीदें वहां लेके जाना और फिर कॉम्प्रोमाइज कर देना। जो काम मैं और आप करते हैं ना, हम स्टैंड लेके हम खड़े हो सकते हैं। हम अगर औरत मार्च के खिलाफ है उनके नारों के स्टैंड लेके खड़े हो सकते हैं। एक पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कर सकता, उसको 4 कदम आगे आना पड़ता है, 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। इमरान खान साहब ने अपना बुनियादी नुक्ता छोड़ा नहीं है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, वो आज भी उसी पे काम कर रहे हैं। फॉर द टाइम भी उनको ये लगा कि इस वक्त अगर वो इस लड़ाई में कूदते रहे तो शिकस्त हो जाएगी, लिहाजा वो 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने कहा ठीक है, जो वो लोग काम करवाना चाह रहे हैं अपना काम निकाल लें, ये चला जाए, मौज कर ले, वक्त गुजर ही जाएगा। जब वक्त गुजर गया तो उसने कहा लेके आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ना, ये काम जो है वो तो कमिटमेंट उस वक्त ये भी हो गई थी कि उस वक्त तो ये भी कमिटमेंट हो गई, मरियम नवाज भी बाहर चली जाएंगी जनवरी में। हाँ। तो इमरान खान ने तो नहीं जाने दिया जनवरी में, क्या फरवरी मार्च। अच्छा, इमरान आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो इमरान खान मियां नवाज शरीफ को वापस लाने पे अब जो तुले हुए हैं उनको मना भी कोई नहीं कर रहा। आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं ना, जो काम वो निकल गया काम, बस ठीक है। अब जी अनवर बेग साहब, फिर इसका मतलब है फिर कॉम्प्रोमाइज जब एक दफा आप करेंगे तो फिर लोग आपसे और भी कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे और आपको करना पड़ेगा। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ साहब आएंगे अपनी मर्जी से। इट कुड टेक 2 years, 3 years, 5 years और ही मे नेवर कम। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो ही इज़ गॉन फॉर गुड एंड नाउ ही विल कम एट हिज डेट ऑफ चूजिंग। तो ये तो अब कहानी ख़त्म हो गई। देखें, अब नून लीग को छोड़े, पीपल्स पार्टी को छोड़े, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ही डेलिकेट है, यानी उस पे हमें सबको कंसंट्रेट करना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज गए, जाने दो यार, अगर चले गए इवेंचुअली अब क्या कर सकते हैं। यू कैन नॉट गेट देम बैक बिकॉज यू डोंट हैव एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद द यूनाइटेड किंगडम। अकाउंटेबिलिटी तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था इमरान। देखिए, अब वो आपके सामने ही है, आप सारी क्लिपें चलाते हैं पुराने। और ये मैं थोड़ी सी बात डिसएग्री करूंगा आपके गेस्ट इमरान से कि जी इमरान साहब पॉलिटिकली पीछे होते हैं, आगे होते हैं। यू डोंट कमिट, यू मेक अ कमिटमेंट टू द नेशन। आपको लोगों ने इसीलिए वोट दिया था पीटीआई को, क्योंकि इन्होंने वादा किया था मैं अकाउंटेबिलिटी करूंगा। और लूट खसूट मुल्क की हुई है, ट्रेजरी को लूट लिया है, लोगों ने इसलिए वोट किया। यू कांट गो बैक ऑन दैट फॉर गॉड सेक। अगर आप बैक फुट पे जाएंगे, जैसे शिराजी साहब ने कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, और हो गई है, अब रह क्या गया क्रेडिबिलिटी के अंदर। यानी कितने आपने यू टर्न्स लिए। यू डोंट टेक यू टर्न। ये देखें, एक जमाना था कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था, पीपल यूज्ड टू फॉरगेट अबाउट इट, बट नाउ एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड और मीडिया आपको हर चीज दिखाता है जो आपने वादा किया कौम के साथ। नाउ इफ यू गो बैक ट्रैक करें आप इस वक्त, तो फिर तो आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, जो हो गई है। यानी आज अगर खुदा इलेक्शन होते हैं फॉर एनी रीजन, मुझे लगता है पीटीआई की जमानतें जब्त हो जाएंगी। जो हालात मुल्क के हुए हैं इस वक्त। टिकट लेंगे बल्ले का सर जी, टिकट लेंगे लोग बल्ले का समझते तो बस ये आई हैव हैड इनफ ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव सीन एवरीथिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस दैट वी शुड नाउ कंसंट्रेट, इवन गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करना चाहिए। आज दिन गवर्नमेंट के अंदर झगड़े, स्कैंडल, अभी अब शुगर स्कैंडल ले लें, आटा स्कैंडल, वो लोग आपके साथ बैठे हैं यार। अगर आप
उनको आप छुपाएंगे तो फिर आप में, नवाज शरीफ साहब में या जरदारी साहब में फिर फ़र्क क्या आ रहा, इमरान साहब में? दे आर ऑल लाइक दैट. सो यू हैव टू टेक अ पोजीशन इवन इफ ही इज योर बेस्ट फ्रेंड और इवन इफ ही इज योर फाइनेंशियल सपोर्टर टू द पार्टी. तो ऐसे तो नहीं होता ना भाई कि आप इस पे सर FIA ने इस बहरान को मसनूई करार दे दिया, जिसका आप इशारा. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इफ्तिखार शराई साहब के पास आते हैं. बहुत सारे ऐसे वाक़े हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के तर्ज हुक्मरानी में कि जहाँ किसी एक चीज़ पर नहीं, जिस पे उन्होंने 4 कदम आगे जाके फिर 2 कदम पीछे गए. वो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिन पे वो पीछे ज़्यादा जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे कम बढ़ते हुए. ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद. इफ्तिखार शाही साहब, ब्रेक से पहले गंदम और चीनी के बहरान की अनवर बेग साहब ने बात की. FIA ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को जमा करवा दी है और FIA ने कहा है कि ये जो बहरान था ये मसनूई बहरान था. यानी मसनूई बहरान का मतलब है ये क्राइम कमिट किया गया, खुद साख्ता बहरान पैदा किया गया, जो कि जुर्म है. मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा इम्तिहान है उनके लिए कि, और जब वो खुद इस बात को इजहार कर रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, अगर उनके अपने रैंक्स के अंदर भी लोग बैठे तो उनको एक्सपोज भी किया जाएगा, उनको सज़ाएं भी दी जाएंगी. लेकिन मुझे लगता नहीं है, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे मामलात के ऊपर उन्होंने बड़े यू टर्न्स लिए हैं, तो इस मामले में भी लगता ये है कि ये रिपोर्ट भी कहीं सर्द खाने की नज़र होगी और मंजर आम पे नहीं आएगी, और अगर आएगी सही तो शायद फिर वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आएगी. वो जो एक्चुअल रिपोर्ट है शायद वो हमें देखने को ना मिले. लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी वही गलतियाँ कर रहे हैं जो 90 की दहाई में बिलखुसूस नून लीग ने की, पीपल्स पार्टी ने की. अपने आप को आइसोलेशन में ले गए हुक्मरानी के शौक़ में और दीकर पॉलिटिकल फोर्सेस से डिस्टेंस चले गए. खान साहब का भी यही है, अगरचे वो 2018 के अंदर इलेक्शन जीत के आए हैं, उसके बाद इलेक्शन जैसे भी हुआ अमीर, तमाम जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस पार्लिमान को वेलकम किया, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया. किसी ने बायकॉट नहीं किया. मैं समझता हूँ कि समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह का पॉलिटिकल विजडम है कि जब आपको बहरहाल एक स्पेस मिली है और आप एक अच्छे विजन के साथ एपरेंटली आ रहे हैं और लगता है कि शायद पाकिस्तान बदलने वाला है और इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रही है, और बिलखुसूस वो इदारा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो आपके साथ है तो आप इस मुल्क के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं. इतनी फेवरेबल जब आपको इन्वायरमेंट मिली है, लेकिन आपने उस इन्वायरमेंट का सत्यानाश करके रख दिया. इतना अच्छा मौसम है, परवाज फिर भी गैर हमवार है. तो मैं समझता हूँ कि आपने, इसका मतलब है कि डे फर्स्ट से इंस्ट्रक्शंस कहीं से आ रही थी और आप बड़े कंप्रोमाइज्ड वे में इस इक़्तिदार को लेके चल रहे थे. जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी आप लेके चल रहे तो आपकी नहीं थी. माजरत के साथ अगर आपकी होती तो पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर चलने वाली होती, रादर ये कि डिस्टेंस होने वाली. अब सूरत हाल क्या है, आप इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाए, फेलियर आपका हो गया. जो आपका टॉप एजेंडा आइटम था एंटी करप्शन ड्राइव, 26 साल का प्रोजेक्ट सर, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या हुआ? आज इस मुल्क के अंदर आपने नई तारीख रकम की है कि एक बड़े क्राइम के अंदर कन्विक्टेड शख्स, और वो भी कोई आम आदमी नहीं है, कोई नूरा गामा नहीं है, इस मुल्क का 3 बार रहने वाला प्राइम मिनिस्टर, बड़े आपके आंखों के देखे दिन दहाड़े जहाज में बैठ के इस मुल्क से चला गया. बड़ी अजीब बात है. किस तरह का पॉलिटिकल विजडम है? आप इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपका जो स्लोगन था उसके अंदर भी आपका फेलियर हो रहा है. फिर ये है कि अगर ये एहतसाब अमीर इतना इम्पार्शल और इतना ट्रांसपेरेंट है, खुद आपके रैंक्स के अंदर बैठे लोगों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं. क्या इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, जो रियासत मदीना की बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं, उनको नहीं चाहिए कि वो नैब से ये भी कहे कि भाई मेरे परवेज़ खटक साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है उसको भी कंक्लूड करो भाई, वो मालम जबा के दीगर मामला हैं उनको कंक्लूड करो. और मैं आपसे कहता हूं कि BRT जो पेशावर के अंदर 100 फैद हाथी बन गया है, उस मामले का आप खुद टेकअप करें. आपको खत लिखना चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये रोका जाए, हाई कोर्ट मैं कहता हूं कि ये होता है मेरिट के, जिसको आगे लेके चलते हैं. तो अगर आप, इमरान खान हमारे भाई ये कह रहे थे कि शायद पॉलिटिकली आपको इसी तरह खेलना पड़ता है, 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, मैं नहीं समझता कि इस तरह के इकदाम से
या किसी को आप कोई फेवर देने के चक्कर में आप इस तरह 2 कदम पीछे हटेंगे और आपकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो वही रहेगी, आपकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वही रहेगा, और आप ये उम्मीद रखें कि आप इस मुल्क के अंदर 5 साल हुकूमत भी करेंगे और नेक्स्ट इलेक्शन में आप फिर जीत की उम्मीद भी लगा के बैठे। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। अच्छा इमरान खान साहब, ये 2 तरह की सोच है, एक आपने जो फरमाई और एक शराई साहब और बेग साहब जो कह रहे हैं कि आपकी जो जिधर आप इशारा देना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सियासतदान को इतना यानी किसी टहनी की तरह अकड़ नहीं जाना चाहिए कि अगर उसको बेंड करने की कोशिश की जाए तो वो टूट जाए। लेकिन जो दूसरी सोच है वो ये कि इतना नरम भी ना हो जाए कि जैसे आप किसी चीज को निचोड़ना चाहें तो आप उसको निचोड़ दें। तो इमरान खान साहब के जो उसूली मौक़िफ़ रहे हैं, जो उन बेसिक प्रिंसिपल्स जो इमरान खान साहब की सियासत के हैं, और बहुत सारे मामलात पर वो झुकते रहें, कॉम्प्रोमाइज कर लें, 2 कदम पीछे आ जाएं तो खैर है, क्योंकि आपको जाहिर बात है इक़्तिदार भी मुकम्मल करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जो उसूली प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनके ऊपर भी वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर वो 5 साल के बाद लोगों को क्या बताएंगे? देखिए अमीर, अगर सूरत हाल का आप जायजा लें, हमारा मसला ये है कि आम आदमी अगर ये बात करे तो ठीक है, और आप आम आदमी का क्वेश्चन ही उठाते हैं अपने प्रोग्राम में। हमें उठाना पड़ता है क्योंकि वो ये सोच रहा है, वो हमें चौक में चौराहे में हर जगह पूछता है, तो हम उस सवाल को लाके यहाँ सामने रखते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन हमें क्योंकि हालात का, वाक़यात का और उसके बैकग्राउंड का आइडिया होता है, तो इस बुनियाद के ऊपर हमें ये तो आइडिया होता है कि ये क्यों इनको करना पड़ रहा है, इनकी क्या मजबूरियां हैं। नवाज शरीफ साहब की कुछ मजबूरियां थी, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया और वज़ीर दाखिला कह चुके हैं। फिर उनके साथ जो हुआ उसमें उनकी फैमिली की करप्शन के अलावा ये मामलात भी थे। उन्होंने खुद कहा ना, वज़ीर दाखिला ने कहा, झुटला तो नहीं सकते हम। तो इमरान खान साहब को हम क्यों कहते हैं कि वो वही वाली गलती करें? वो एक आदमी ऐसे चलना चाह रहा है कि वो ये सोचता है कि मैं किसी को दीवार के साथ ना लगाऊं। हाँ, जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, नवाज शरीफ है, उसके बारे में उसका जो मौक़िफ़ है, उसने कभी ये तो नहीं कहा कि वो बेगुनाह हो गए, उसने कभी ये तो नहीं कहा कि वो करप्शन नहीं करते थे, उसने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं इनकी करप्शन माफ़ कर देता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो जाती है और पैदा हो चुकी थी। तो उसमें अपने आप को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप जंग में जाते हैं तो आपके हाथ में 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप सीधे हाथ से तलवार चलाने वाले हैं तो आपके उल्टे हाथ में एक ढाल होती है। कभी आप तलवार चलाते हैं, कभी आप ढाल से अपने आप को बचाते हैं। तो इमरान खान को दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और आप नहीं जानते माफिया को, आप नहीं जानते ब्यूरोक्रेसी को, वो पेन छोड़ के बैठ जाते हैं। वो बार साहब को कहते हैं हम काम ही नहीं कर सकते, हम काम करते ही नहीं, हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, हम नहीं अकाउंटेबिलिटी अपनी करवा सकते। वो आदमी कैसे मुल्क चलाए, मुझे आप ये बताएं। उसके अपने साथी जो करप्शन करके आए हुए हैं, उनके बगैर, वो कायदे आज़म के पास खोटे सिक्के थे, उसके पास भी हैं। उसके अपने आदमी जो है वो उसको डराते रहते हैं हर वक्त, उसको ये कहते हैं कि हुकूमत गिर बिल्कुल सही है, हम काम नहीं कर सकते, जो ग्राउंड रियलिटी है हो जाएगी। इमरान, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप बिल्कुल सही मैनेज करना है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये करके, या तो देखें वो क्विट करके चला जाए, ये सारी कमजोरियां मजबूरियां हैं, या तो वो क्विट करके चला जाए। लेकिन देखें, ये तो इस तरह हर माजी के हुक्मरान के हाथों में कोई बेड़ियां थी, कोई पाँव में जंजीरें थी। ये तो कॉम्प्रोमाइजेस यानी मजबूरियां तो हर हुक्मरान में रही हैं। लेकिन जो तासुर इमरान खान साहब का पैदा हो चुका हुआ था वो ये था कि कर देता हूं, हमारे पास एक पैरामीटर है, उसके ऊपर आप रख के, आपको एक पैरामीटर ऐसा है जिस पे आप रख के परख लें जी। माजी के हुक्मरानों की जो मजबूरियां थी, क्या उनकी सारी मजबूरियां यही थी जो इमरान खान की हैं? क्या ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा बनाया पे? क्या ऐसा नहीं कि उनके खानदानों ने पैसा बनाया? तो क्या ऐसा नहीं कि उनकी जायदाद बिल्कुल सही कई गुना हो गई? लेकिन ये जो फैसल वाडा साहब का मिले उनके खानदानों में, फैसल वाडा साहब के केस में खामोशी, आज मैं पत्थर देने के लिए गया था, आजम सवाती साहब पे खामोशी, पत्थर देने के लिए गया था अपना, अब जी जी मेरी अर्ज सुने, आज मैं पत्थर देने के लिए गया था, जरदारी साहब की और तरीन साहब की पूरी मार्केट मुझे बता रही थी कि ये जो सबसे महंगा वाला पत्थर है ये उनकी कानों में से निकलता है, सारे ठेके उनके। आप बात को समझिए सर, इस आदमी ने अपनी ज़ात, अपना ख़ानदान तो नहीं बनाया। क्या आपको नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के ख़ानदान की तरह इमरान खान साहब के पूरे ख़ानदान में भतीजों, भांजों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों सबके साथ आपको प्रोटोकॉल नजर आता है? बिल्कुल सही, आपको नहीं आता। बिल्कुल ठीक। एक मुख्तलिफ आदमी है, इसकी मजबूरियां उनसे मुख्तलिफ हैं, ये एक फर्क है, ठीक है, इसकी मजबूरियां उनसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसी जात के लिए नहीं कर इसी फर्क को मैं जरा कंप्रोमाइज करेगा, ये जब कंप्रोमाइज करेगा हुकूमत बचाने के लिए करेगा, लोगों को रिलीफ देने के लिए करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी चीज को जरा बेग साहब के सामने रखता हूं कि बेग साहब, अगर तो कॉम्प्रोमाइजेस करने से, अगर ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने से मुल्क और कौम का कोई बहुत फायदा हासिल हो रहा हो
और पाकिस्तान को जो तब्दील करने की बात थी, पाकिस्तान तब्दील हो रहा हो तो फिर तो ये सर आंखों पे, फिर तो हम भी कहेंगे, तालियां बजाएंगे कि बहुत अच्छे और कॉम्प्रोमाइजेस करें। लेकिन अगर इन 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के वादे थे, जस्टिस, पुलिस, अकाउंटेबिलिटी, हर चीज में चीजें नोज डाइव जा रही हैं बजाय कि स्काई रॉकेट हो, तो फिर इन कॉम्प्रोमाइजेस को लोग कैसे दिल से लगाएं? देखें अमीर साहब, लोगों ने पीटीआई को वोट दिया तब्दीली की वजह से। कौन सी तब्दीली? पीपल्स पार्टी और नून लीग। और वो क्यों? क्योंकि दे प्रॉब्ली थॉट एंड दे नो इट that 10 years of that government of both these parties, it was absolutely corruption and nothing else. अब उन्होंने इलेक्शन स्लोगन हमारे इमरान खान साहब ने दी, पीटीआई द प्राइम मिनिस्टर, कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं सफाया कर दूंगा। लोगों ने कहा कि यार द मैन मीन्स बिजनेस, बिकॉज ही हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ शौकत खानम एंड दी यूनिवर्सिटी जो इन्होंने बनाई है कि यार बंदा ऑनेस्ट है, बंदा ऑनेस्ट है। ये मैं भी कहता हूँ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन पर्सनली, बट ही इज गॉट ऑल क्रुक्स अराउंड हिम, ही इज गॉट ऑल दोज नैब ज़्यादा पीपल इन द कैबिनेट। क्या आप बातें कर रहे हैं? जब आपके साथ सब चोर लगे हुए होंगे, व्हाट कैन यू डू? इस तरीके से सरकार नहीं चलती। और सब चीज़ों को छोड़ दें, चलें कॉम्प्रोमाइजेस कर लें, कैबिनेट करप्ट वालों लोगों के साथ है। भाई इकॉनमी को तो ठीक करो, इकॉनमी को तो सही करो जिसके ऊपर इस मुल्क ने चलना है। यानी आप लोगों की जाके हालत देखें। ये अपारा मार्केट है, इस इतवार को मैं हर इतवार को जाता हूँ। जब पीटीआई आई तो लोगों ने मुझे वहाँ कहा, जो ये बेचारे छोटे लोग आते हैं खरीदने या जो वहाँ सेलर्स हैं, कि जी हमने तो वोट दिया पीटीआई को, इंशाल्लाह अब मुल्क सही हो जाएगा। लोगों की इतनी उम्मीद थी। अब मैं गया हूँ ये कोई 2 हफ्ते पहले, वो कहते हैं हमने बड़ी इमाम देगे दी हुई है कि अल्लाह ताला इनको फारिग करे। ये हाल हो गया 18 महीने में। यू सी यू हैव टू, अभी भी बड़े बड़े जो लोग हैं जो कैबिनेट में हैं, जो कैबिनेट में नहीं है, जो वैसे करीब है, उन्होंने बिलियंस बनाए। ये शुगर स्कैंडल, आटा स्कैंडल, ये मैन मेड क्राइसिस हैं। एफआईए कह चुकी है अब तो। ये आप अब फिर भी आप किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो एक आप आम आदमी क्या सोचेगा? यानी टमाटर 250 रुपए किलो हो गया, आपके पास जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता है 17 रुपए किलो है। यानी जब आप इंपोर्टेड लोग लाएंगे जो ग्राउंड रियलिटी के, इनके पास ज्यादातर आप कैबिनेट में देखें नॉन इलेक्टेड हैं। ये कौन है भाई नॉन इलेक्टेड? जो इलेक्टेड है वो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आता है, जो नॉन इलेक्टेड है उसके एसेट्स भी आपने नहीं डिक्लेयर करवाए। भाई आप लेके बताएं ना कि जी इसके इतने एसेट्स हैं। ये कौन लोग हैं जो आपने कैबिनेट के अंदर मोर देन 50% आर नॉन इलेक्टेड पीपल। जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं आपने उनको दी हुई हैं। दे हैव नो, यानी ग्राउंड पे उनका कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। आप उनको आज निकालें वो बाहर चले जाएंगे। बिजनेसमैन को, कराची का बिजनेसमैन से मेरी आज बात हो रही थी, वो रो रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे, कह रहे हैं हमारे रिफंड्स फंसे हुए हैं एफबीआर में, कोई हमें पैसे नहीं दे रहा। अब तो एफबीआर भी उनके पास कैपिटल ही नहीं है चलाने के लिए। एफबीआर भी हेडलेस हो गया ना। मेरा कहने का मकसद है कि अगर इस तरीके से अगर आपने मुल्क चलाना है तो भाई आप खुदा के वास्ते आप वापस जाएं या इलेक्शन दोबारा करवाइएगा। इस तरीके से द कंट्री इज गोइंग डाउन द ड्रेन यार। जब तक आप इकोनॉमी को सही नहीं करेंगे, बिजनेसमैन को आप करें, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करें, वहां से आप होम रेमिटेंसेस मंगवाएं, कुछ भी नहीं हो रहा। एक ब्रेक सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शाहिद अब्बासी साहब ने एक बात कही है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब बेल पर हैं, एहसन इकबाल भी बेल पर हैं, दोनों पूरी तरह से नैब के खिलाफ ऑफेंसिव हुए हैं और उनका राइट है, जाहिर बात है, वो अंदर थे, नैब ने उनको पकड़ा था, अब वो बाहर निकल के बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नैब की हिरासत और जुडिशल रिमांड से अब बाहर आने के बाद उन्होंने एक मुतालबा किया है। ये मुतालबा बज़ाते खुद एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पे। दिखाएं शराई साहब, ये बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये बरी ज़िम्मा नहीं कर सकती उनको ये बात, ये दावा, उनका ये मुतालबा। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपने वोटर के लिए जो पहले कह रहा है कि जी विंडिक्टिव जस्टिस हो रहा है, सिर्फ 2 पार्टियां पकड़ी जा रही हैं, वो तो लोग इसको कैश करवाएंगे कि जी हाँ ठीक है, अगर चोर है तो उसको लाएं, ऑन कैमरा करें, हम भी देखते हैं ना इसने क्या चोरी की है।
जज्बाती मुल्क के अंदर जहाँ के लोग जज्बाती ना, तो ऑप्टिक्स के लिए बड़ा जबरदस्त स्टंट है, बेहतरीन है। और लोग कहते हैं वाह जी वाह, इतना दिलेर आदमी है कि कहता है कि जी 22 करोड़ लोग देखें कि क्या कुछ लाइव ट्रायल करें मेरा। तो मैं समझता हूँ कि अगर यही चीज़ होनी चाहिए थी तो 5 साल तो उनकी हुकूमत रही है ना, उनको चाहिए था। आज नैब पे जो उंगलियाँ वो उठा रहे हैं, इसी इदारे के बारे में शायद पीपल्स पार्टी भी कहती थी, कुछ इनके लोग भी कहते थे कि इदारा या तो होना नहीं चाहिए या इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसके कवानीन को तब्दील करना चाहिए। तो क्या किया इन्होंने? नहीं किया। उस वक्त एक कंप्रोमाइज़ था, एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों जमातों के दरमियान कि आपने मेरे खिलाफ इस इदारे को इस्तेमाल नहीं करना और मैंने आपके खिलाफ नहीं करना। तो सो ये होता रहा। लेकिन ये जो एक वो कहते हैं ना कि एक सांप की शक्ल में जहरीला सांप पड़ा रहा, इनको ख्याल नहीं था कि जब इनकी हुकूमतें नहीं होंगी और कोई तीसरा शख्स आएगा तो फिर इस इदारे का सियासी इस्तेमाल होगा, और वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका पॉलिटिकल विजन इनमें होता तो बड़ी दूर की सोचते। आज जिस 62-63 के तहत नवाज शरीफ साहब घर गए हैं, पीपल्स पार्टी के 18वीं तरमीम में यही सिफारिश थी ना कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, बट आपने नहीं निकाला। उस तरह के दीगर कई कवानीन थे जिसके बारे में कहा गया, लेकिन आपने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि आपका ख्याल ये होता है कि इक़्तिदार में आप आ गए हैं, आप उस इक़्तिदार को हमेशा के लिए कायम रखने की कोशिश करते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ ने भी अपने दौर के अंदर कितने अनपॉपुलर नॉन पॉलिटिकल डिसीजन लिए। उस वक्त उन्होंने जब कराची के अंदर बिलखसूस सिंध के अंदर जब रेंजर्स ऑपरेशन शुरू किया, उस वक्त की पॉलिटिकल फोर्सेस चीख रही थी कि ये ऑपरेशन जराइम पेशा लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। आप उस वक्त अंधे और बहरे होकर बैठ गए। रादर एक शख्स ने जब सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की, डेमोक्रेसी की बात की और किसी एक इदारे को मुखातिब करके कोई जुमला अदा किया, तो आपने उस दिन का जोराना कैंसिल कर दिया। तो मेरे भाई, आज आप बैठ के जब कैमरों के सामने चीखते हैं, आपको बड़ा अच्छा मौका मिलता है इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को इन प्लेस करने के लिए और इदारों को अपने दायरे में लाने के लिए। उस वक्त तो आप नहीं करते। उस वक्त आप मिलिट्री कोर्ट्स भी बना देते हैं, उस वक्त आप कुछ और डिसीजन भी ले लेते हैं। जब आप विक्टिमाइज हो रहे होते हो तो फिर आपको ख्याल होता है कि यार इस मुल्क के अंदर इदारे भी ठीक काम नहीं कर रहे, यहाँ पे नैब का भी सियासी इस्तेमाल हो रहा है, बाकी इदारों का भी हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, या आप किसी के बारे में ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि वो शायद आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है। बेहतर ये है कि जो इन्होंने तजवीज़ दी है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर अमीर को गौर नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि अब डायलॉग होना चाहिए, और वो बात वो कर रहे हैं कि जो मौलाना फजल रहमान जब इस्लामाबाद पहुंचे और कंटेनर के ऊपर जो पहली स्पीच दी थी, उन्होंने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया था कि डायलॉग होना चाहिए कि बस मुल्क को चलाना कैसे है। तो मैं समझता हूँ कि अब हर बार इलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं, हुकूमतों के ऊपर सवाल उठते हैं कि क्या वो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ कि इस डायलॉग की ज़रूरत है, एक और मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, जिसके अंदर हर इदारे का रोल डिफाइन होना चाहिए, ताकि इस मुल्क के अंदर ये तमाशा ख़त्म हो कि कोई हुकूमत आ रही है, जा रही है, कितनी देर तक रहेगी, सारा इसी के ऊपर हमारा जोर लगा रहता है। 5 साल इससे में निकल जाता है, और जो रिफॉर्म्स हैं और मुल्क को ठीक करना, डायरेक्शन को ठीक करना, उस तरफ को जाता ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पंजाब में और इस्लामाबाद में तो वो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, सहाफ़त पे जो सेंसरशिप के खात्मे की बात करते हैं, और जब वो सिंध में होते हैं तो उनका रद्दमल क्या होता है। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, ज़रा ये दिखा। जी अनवर बेग साहब यहाँ लाहौर बैठ के कह रहे हैं कि जी आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, सवाल करें जो करना है, ट्वीट करें जो करनी है। सिंध में जब सवाल होता है कि लोग कैसे मर रहे हैं तो उठ के चले जाते हैं गुस्से में। देखिए जी, मैं क्या आपसे बताऊं, हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस का और नैब की। अब आप इससे देखें कि वह फवाद हसन फवाद बाहर आ गया, आज चीमा तक मेरा ख्याल है बाहर ही आ गया, उसका कोई ख़बर ही नहीं हो रही। शायद अब्बासी साहब, खाकान अब्बासी साहब, वो बाहर आ गए जो इतना शोर मचा रहे हैं कि जी ओपन ट्रायल करें मेरा। राना सनाउल्लाह को आपने किस केस में डाला कि वो केस प्रूव ही नहीं। आज फर्द जुर्म होनी थी, वो अब 28 मार्च को चली गई है फर्द। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, एक बंदे को आपने FIR में मॉडल टाउन केस में तौकीर शाह साहब को आपने नॉमिनेट किया कि वो शायद प्रिंसिपल एक्यूज था या व्हाटएवर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ साहब का। हमें पता नहीं है कि वो केस कंक्लूड करके केस में उनको बरी कर दिया, उनकी रीअपॉइंटमेंट हो गई है इन दी हेल्थ मिनिस्ट्री। ये कैसे हुआ है? और तारुक कादिर साहब और शिकवा सामने आया है। और यही इमरान साहब
इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ कहते थे मॉडल टाउन के बारे में। तो ये मिस गवर्नेंस हो रही है हर जगह। फिर नैब के पास कोई वाइट कॉलर क्राइम का एक्सपर्ट ही नहीं है, वो क्या पकड़ेंगे लोगों को। फिर पीछे 1 महीना पहले टीटियों की बारिश हो रही थी, वो टीटियों का क्या बना भाई, वो केस कहाँ चले गए? नहीं जी, ऐसे नहीं होता अकाउंटेबिलिटी। तो ये ऑपोजिशन वाले फिर सही कहते हैं कि जी नैब को एक पॉलिटिकल टूल करके हमें तंग किया जा रहा है। कोई हाई प्रोफाइल केस मुझे एक बता दें जो कंक्लूड हुआ हो, कोई कंक्लूड नहीं हुआ। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। ये इस तरीके से फिर आप कहते हैं कि जी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ें आप, बट कंक्लूड तो करें, एक तरफ लगाएं कौम को यार। ये लोग फिर इलेक्ट होके आ जाएंगे, आप ये याद रखिएगा। और सारे लोग सिंपैथीज लेकर वो ख्वाजा ब्रदर्स जेल के अंदर हैं, उनका कुछ नहीं पता चल रहा कि उनकी केस कहाँ तक पहुंचा है। थोड़ी कोई सिलसिले चलते हैं, गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं चलती। यू हैव टू बी मोर सीरियस। और दूसरा, बिफोर आई कंक्लूड, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक बात एडवाइस देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स वो खुद चेयर करें। ही शुड नो द वर्किंग एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। वो एक इतना हाई प्रोफाइल एक कमेटी है, पहले लोग करते थे, ये आपने फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर आप देखें किस टाइप के डिसीजंस हो रहे हैं वहाँ पे, विच इज़ कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए, कुछ चीज़ें इनको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। एंड ही शुड गिव कट आउट डेट्स। अभी आप एक मीटिंग आज करते हैं और फिर 6 महीने के बाद पता ही नहीं होता। यू गिव डेट्स, कल मिलेंगे आप, परसों मिलेंगे, गिव मी रिजल्ट्स। इमरान खान साहब, लास्ट क्वेश्चन। कल औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और जारी बात है आप लाहौर में हैं तो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी खवातीन इकट्ठी होंगी, औरत मार्च वाली ये जो सारा एक ग्रुप है, तो फिर आप जा रहे हैं, कोई प्ले कार्ड वगैरह तैयार कर लिए हैं आपने अपने? मैंने एक सर्वे करवाया, अभी 25,000 लोगों ने उसमें वोट किया है कि ये आप औरत मार्च के हक में हैं, उसके खिलाफ हैं। तो 87% लोग उसके खिलाफ हैं, 5% उसके हक में हैं, बाकी लोगों ने कहा जी हम राय नहीं देना चाहते। तो ये तो है पाकिस्तानियों की राय। अब वो जो एंकर पर्सन या वो जो लोग, वो एक्टर्स, वो जो थोड़े से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, सुरखे टाइप के लोग, वो अब शीशे में अपनी शक्ल देख के अपना मुंह खुद ही चपेड़े मार मार के लाल कर दें तो बेहतर है। आपने 2 चीज़ें इससे पहले पूछी, बिलावल साहब के बारे में आपने पूछा, यहाँ जवाब देना पसंद नहीं किया गया। ये तरीका वारदात है कि जब आप अपोजिशन में हो जिस जगह पे, वहाँ पे आप शोर डालें, मीडिया को आज़ाद करो, मीडिया को आज़ाद करो, और जब आप हुकूमत में हो तो मीडिया को दबाओ। तो यही बिलावल ने किया है, यही PTI कर रही है, यही PMLN करती थी। और इसके अलावा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो डिमांड किया है ना कि हमारी जो सवाल जवाब हैं वो पब्लिक किए जाएँ, तो सिर्फ उनसे ये पूछ लें कि जो वीडियोस मौजूद हैं नवाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में वो कुछ वादे करके आए थे और वो वादे फिर वो तोड़ते थे, फिर वो मिन्नतें करते थे, फिर वो बातों को कैसे घुमाते थे और क्या क्या हरकतें वहाँ पे वो करते थे, यानी इनसे जो सवाल पूछा गया ये सबसे पहले कब्रिस्तान लेके गए हाथ से पकड़ के कि यहाँ से पूछ लो, हमें नहीं पता कुछ। ये पूरे ख़ानदान का वतीरा था कि जिससे सवाल करते थे वो सीधा कब्रिस्तान लेके जाता था। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछ लें कि वो जो वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर वो इजाज़त दें और उनकी क़यादत मान जाए तो उनको पब्लिक कर दिया जाए। राइट। आप जो फरमा रहे हैं मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूं कि नैब जो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसकी बाकायदा तौर पर जो जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है, और जितने लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है बशमूल नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, तमाम लोग, इन सब की का वीडियो एविडेंस मौजूद है। इन्होंने नैब के लोगों के सामने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी, और एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, उसकी ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है नैब के पास वीडियो एविडेंस की सूरत में कि इस मुल्क में और भी बहुत सारे लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अगर मैंने कर ली तो क्या बात होगी। अगर कभी वक्त आया ये वीडियो सामने आ सकी तो शायद खाकान अब्बासी साहब आपकी ख्वाहिश वैसी पूरी हो जाएगी, लाइव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।